म्यूट रखिएगा। तो फटाफट से एक बार हाय हेलो लिखिए कि जी निमन जी ऑल गुड है। ग्रेट, तो पता लग गया कि हाँ चलो एक्टिव हैं। सैटरडे वाले दिन उठ के थोड़ा जल्दी सारे आ चुके हैं, गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज HPSC AEE। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं कितने स्टूडेंट? एक बार फर्स्ट टाइम लिखे, पहली बार वो किसी एई या AEE के पेपर के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, कृष्ण कुमार जी वेरी गुड। कि निमन जी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप किसी एई के पेपर के लिए। उज्जवल जी, आप, ईशान जी, ओके। और कितने हैं जो इससे पहले कोई हरियाणा का पेपर एई का अटेम्प्ट कर चुके हैं? तो वो सेकंड टाइप करिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे को किस हिसाब से बताना, कितने बेसिक से मेरे को चीजें बतानी है। लखविंदर जी अपना माइक अटैच कर लीजिए। ओके गुड जी, आईफोन जी अपना नेम चेंज कर सकते हैं, ग्रेट। तो अभी पता लग गया, तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया वेबिनार में जो आए हैं वो पहली बार कोई एई का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन। तो हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं 2010 से या 8 से। ठीक है जी, तो 2008 की अगर हम बात करें तो एक एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारा वाटर सप्लाई एक डिपार्टमेंट था जो एई का पेपर लेता था। बाकी कौन से डिपार्टमेंट थे? पीडब्ल्यूडी का पेपर हुआ, इरिगेशन का पेपर हुआ, वाटर रिसोर्स का पेपर हुआ, कॉरपोरेशन का पेपर हुआ। जितने भी डिपार्टमेंट है एक इनका पेपर हुआ। इन दोनों एई या एडब्ल्यू एनवायरमेंट का, ये मैं ले आया हूं आपको 2019 तक, जब कोविड लगने। पोल्यूशन बोर्ड, बिल्कुल जी, पोल्यूशन बोर्ड का पेपर हुआ। पोल्यूशन बोर्ड का पेपर हुआ। ठीक है जी। तो इन पेपर्स में क्या डिफरेंस था भाई इनके पेपर में और इन पेपर में? दोनों लिए HPSC नहीं है, बट HPSC जब वाटर सप्लाई का पेपर लेती थी तो 5 टेस्ट होते थे, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज 5 टेस्ट होते थे। अब वो 5 टेस्ट कौन से थे? पहले कुछ जीएस का आता था, फिर पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव, पेपर 3, ये वाला एक पेपर 1 मान लेते हैं, 2, 3, 4 सब्जेक्टिव, पेपर 5 सब्जेक्टिव। मतलब 5 पेपर क्वालिफाई करने पड़ते थे। 5 पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपको ये सारी चीजों का पता लगता। और इसमें ए में एक ही पेपर होता था। और इसके बाद, दोनों के बाद, पेपर क्वालिफाई करने के बाद क्या होता था? इंटरव्यू।
पेपर क्वालिफाई करने के बाद क्या होता था, एक इंटरव्यू होता था। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एचपीएससी ने ही पेपर डालना है, तो ये पेपर पैटर्न्स पहले फॉलो करें। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती थी भाई, इसमें जो ये ऊपर वाले टेस्ट थे, क्या मुझे बता सकते हैं कि कोई गेस कर सकता है, क्या ये स्क्रीनिंग टाइप होते होंगे या इनकी कोई वेटेज होती होगी? स्क्रीनिंग मतलब इसके कोई नंबर नहीं काउंट होते, और वेटेज वाले वो हैं जो कह रहे हैं इसके नंबर काउंट होके इंटरव्यू में लगते थे। तो क्या लगता है, फटाफट से कमेंट करिए कि क्या ये स्क्रीनिंग के होते थे या क्या ये वेटेज वाले होते थे। क्योंकि अगर आपको एचपीएससी का समझ आ गया, कॉलेज में तैयारी करते टाइम क्या देखते थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या आया है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर की कहानी समझ आ गई तो आधी चीजें क्लियर हो जाती है। कृष्ण पनवार जी कह रहे हैं जी वेटेज वाला होता था, वेटेज वाला होता था। अगर आपको बताया जाए भाई, कोई वेटेज वाला नहीं होता था, दे ऑल आर स्क्रीनिंग। इसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स आते थे उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता था, और इंटरव्यू में जिसके मार्क्स ज्यादा आए, मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करती थी एचपीएससी, और वो इंटरव्यू में उनको रख लिया जाता था। उसके बाद एक लिस्ट आती थी, दिस इज अ फाइनल वेटेज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, और मैं इतना श्योर क्यों हूँ कि इस फेजेस में कैसे निकलते थे। आवाज एको कर रही है, एक बार सारे बता दीजिए, आवाज एको कर रही है सभी को या यहीं पे लग रहा है? मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ। ओके, है सर, प्रॉब्लम सही आ रही है, मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी आप मुझे बताइएगा कि अभी मेरी वॉइस आ रही है, अब मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? अगर कुछ लग रहा है तो फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए, सो दैट वी कैन चेक और आगे अनइंटरप्टेड चले। अब तो नहीं डबल आ रही? लास्ट अभी बता दीजिए एक बार, अब डबल आ रही है नहीं आ रही है? आई हैव मेड सम चेंजेस इन द माइक। स्वन की ऑडियो ऑन है, स्वन की ऑडियो ऑफ कर देते हैं। राइट, ठीक है जी। चलिए, ओके। इंटरव्यू वेटेज, ओके। अब इसमें हम आगे चलते हैं। इंटरव्यू होता था, जिसने इंटरव्यू फेस करा, रिजल्ट आया, इस पे वो स्टूडेंट्स लग गए। अब पिछला जो पेपर आया था, ए डबल ई का, उसमें क्या पैटर्न था उसको डिस्कस करेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न में। उससे पहले मैं इतना श्योर इसलिए था जी, मैंने ये सारे पेपर फ्रॉम 2010 क्वालिफाई करे। मेरा एनवायरनमेंट, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। माय नेम इज निपुन सियाल, आई एम फाउंडर ऑफ एडुस्फेयर, और हम ये कोचिंग 13 सालों से करा रहे हैं। 2010 से मैंने पेपर देने स्टार्ट करे थे, हरियाणा के, पंजाब के। तो हरियाणा में मैंने 7 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली एसडीओ के पेपर
क्वालिफाई करे थे उस टाइम पे, सारे रिटर्न्स मेरे क्वालिफाई थे। तो मैं हर बार, मतलब ये जो पैटर्न है कैसे चेंज हो रहा है, क्या फॉलो करा जा रहा है, और इसी के ऊपर मैंने जितना भी पेपर्स करे थे, तो मेरे पास पेपर्स की कलेक्शन थी सारी, क्योंकि मैंने खुद अटेम्प्ट करे थे। जो पेपर है हरियाणा में साथ लेके जाने दिया जाता था, तो पेपर लेके आने के बाद मैं हमेशा एनालाइज करता था कि यार क्या रह सकता है कि और किस तरह का पेपर पैटर्न हो रहा है, क्योंकि उस टाइम तक हम कोचिंग अपनी स्टार्ट कर चुके थे। तो उसके बाद पता लगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक मैं आपको बहुत तगड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ क्लियर करने का, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एचपीएससी हर बार डाल रहा है। कितने लोग हैं जो बार बार पेपर दे चुके हैं कोई जेई का, तो आपने देखा हो कुछ क्वेश्चन तो बार बार ही दिखते हैं। और कई बार आप ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ते हो और जाके देखते हो, मी लिखना आपको चैट में कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता, कभी आपने पढ़ा और पेपर में देखा, सॉल्व भी करने की जरूरत है, आपको पता होता है उसका आंसर ये आएगा, क्योंकि वो आप इतनी बार पढ़ चुके होते हो। कई बार आप बार बार पेपर देते हो, पेपर में आपको पता लग जाता है कि भाई ये चीज है और इस चीज के लिए आप वो कर रहे हो, तो फटाफट से मी लिखिए। अगर कोई पहली बार पेपर या बाद में पेपर देने गया या कभी कॉलेज में, तो उनको पता होता है यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है और इसका मेरे को आंसर पता है, बार बार पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो वैसे ही सेम मैंने वो जितनी नॉलेज थी मेरी, मैंने क्या करा, जितने मेरे पास पेपर कलेक्शन थी, वो सारे पेपर की कलेक्शन मैंने उठा के एक अपनी बुक में डाल दी, जिसका नाम रख दिया HPSC प्रीवियस ईयर पेपर। और लास्ट में क्या देखा, जेई के भी पहले हरियाणा में जेई का कोई एग्जाम नहीं होता था, सीधी इंटरव्यू होती थी। और जेई के एग्जाम होने भी शुरू हो गए 2014-15 के बाद, तो जेई के एग्जाम भी हमने इसी के अंदर डाल दिए, सारे वन लाइनर विद सॉल्यूशंस इस बुक में। तो जब वो बुक सॉल्व कर रहा था उस टाइम पे, ऐसा था कि चलो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस चेक करना है, तो बड़ी दिक्कत रहती थी, अच्छा ये क्वेश्चंस कैसे आ गए। पर फिर हमने थोड़े टाइम के बाद, 3 या 4 पेपरों के बाद एनालाइज करा, टीम ने कि जो क्वेश्चंस हैं कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो 30% हर पेपर में कॉमन दिखते ही दिखते हैं। हर पेपर में कॉमन दिखते ही दिखते 30% ऐसे क्वेश्चन है। तो जब इतने पेपर करे, तो क्योंकि एजेंसी जो बना रही है पेपर वाली, वो तो सेम ही है, कॉलेज भी हरियाणा में लिमिटेड ही है, तो जहां से पेपर बन रहा है वहां के टीचर्स की भी वही थॉट प्रोसेस आ रहा है। तो उस थॉट प्रोसेस से आपको ये चीज हमने सारी इम्प्लीमेंट में कर दी। अब आप फाइनल वो करते हैं, AEE के ऊपर आते हैं। यही नहीं, हमने पंजाब, मैंने जब पंजाब के सेंटर के क्वालिफाई करे, तो उसमें भी मेरे को ये सारी चीजों का आइडिया, तो मैंने हर स्टेट की बुक निकालनी स्टार्ट करी। कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तब इतनी बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। गुप्ता एंड गुप्ता होती थी एक, आर एगोर करके बुक थी, दो होती थी, एक मोटी सी बुक थी और गुप्ता एंड गुप्ता, और दोनों के आंसर आपस में आज तक कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। आर एगोर कोई और आंसर देता है, गुप्ता एंड गुप्ता कोई और देता है, और जब दोनों पढ़ने बैठ जाते थे तो कंफ्यूजन ही रह जाती थी कि यार अब किसको फॉलो करा जाए। तो अब आपके केस में वो चीज नहीं है, उसी बेस पे हमने ये बुक निकाली। अब AEE पोस्ट का बेनिफिट क्या, आप फटाफट से बताइए, बेनिफिट क्या होगा ऊपर वाली पोस्ट से, एई से? क्या बेनिफिट होने वाला है AEE की पोस्ट आपको क्वालिफाई करने पे, या क्या AEE के फायदे हैं जो एई में या आपको जेई में नहीं मिल रहे? कमेंट करिए, विल टेक इट एज अ टू वे इंटरेक्टिव सेशन। तो आप कमेंट करोगे, मैं चैट चाहे अपने लिए ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, मेरे पास डायरेक्ट ही आ जाएगी सबके मैसेज। कई बार आपको ऐसा लगता है कि एवरीवन में सारे देख लेंगे मेरा मैसेज, अब मेरे पास ही आएंगे आपके डायरेक्टेड मैसेजेस। प्रमोशन टाइम कम हो जाएगा, गुड AESDO से ऊपर एक्सचेंज जल्दी प्रमोट हो जाएगा। कृष्ण पवार जी, आपको पता नहीं है, कोई ना, मैं बताऊंगा इन तक। ठीक है जी। चलिए इसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। AEE असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, AEE की पोस्ट होती है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, आपने एक एग्जाम सुना होगा जो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, ESC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया पीछे,
ये सेम पैटर्न फॉलो करा जाता है 5 पेपर वाला। भाई पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पांचों पेपर फॉलो करे जाते हैं। 5 पेपर का पैटर्न माना जाता है इसमें। 5 पेपर के पैटर्न में ये चीज करी जाती है। अब 5 पेपर के पैटर्न में ये चीज करी जा रही है, और पूरे इंडिया से बंदे आते हैं। और आपको पता है, अगर यूपीएससी आईएएस की भी बात करो, कौन सी स्टेट से सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं? गेस करिए कमेंट्स में, कौन सी स्टेट से। और कंपटीशन पूरे इंडिया में हो गया। कोई साउथ का बंदा भी आ रहा है, नॉर्थ का भी आ रहा है, वेस्ट का भी आ रहा है, ईस्ट का भी आ रहा है। कौन सी स्टेट ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं? और उसमें जो पोस्ट दी जाती है वो AEE की भी दी जाती है, अगर आपका टॉप मोस्ट रैंक आता है उसमें। बिहार एंड यूपी, वेरी गुड जी। बिहार, विशाल जी वेरी गुड। कृष्ण जी गुड, आपने भी अटेम्प्ट करा। साउथ कोई बात नहीं, उज्जवल जी गुड। तो बिहार ऐसी स्टेट है। अब 5 पेपर क्वालिफाई करने के बाद मैं इंटरव्यू तक गया और रह गया। रेलवे इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता था ईएससी में। लास्ट टू लास्ट ईयर ईएससी से वो बाहर आ गए। ईएससी से वो बाहर आ गए। अब अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो यहाँ 5 पेपर दे रहे थे सब कुछ करने के बाद, पूरे इंडिया में कंपटीशन के बाद AEE पे पहुंच रहे थे। हरियाणा ने क्या करा 2019 में, सीधा ही कहा एक पेपर दो हो जाओ। इस साल पैटर्न में हमें थोड़ा डिफरेंस लगने की उम्मीद है, तो मैं आपको दोनों एक्सपेक्टेड पैटर्न्स बताऊंगा। क्या दोनों एक्सपेक्टेड पैटर्न है, बट मुझे सेकंड पैटर्न की होने की उम्मीद ज्यादा है, तो उस वेबिनार को एंड तक देखिएगा, आपको उसको मैं सॉर्ट करके दूंगा। तो AEE, अगर आप 21 से 25 साल, अब एज ग्रुप बताता हूं मैं, 21 से 25 साल की उम्र में जेई लगते हो, और अभी जैसे हरियाणा में जेई की सिलेक्शन हुई थी, 1200 बंदे थे भाई। जो 1200 पोस्ट थी जेई की, अलग अलग डिपार्टमेंट की, B&R भी था, वाटर सप्लाई भी था। भाई अगर उन 1200 में आप मान लो 300 वाले में लगे कहीं पे, मैं लगा 250 नंबर पे और आप लगे दूसरे नंबर में, दोनों एक ही टाइम पे 2021 में भर्ती हो रही हैं। एक लगा जेई दूसरा रैंक था, एक लगा था जेई 250 रैंक पे। आपस में दोनों की प्रमोशन के अंदर जो गैप होगा, मिनिमम मिनिमम गैप 2 साल का होगा। क्यों? जो आप दूसरे नंबर पे लग गए और मैं 250 नंबर पे था, तो हमारे बीच में जो 248 जेई हैं, जब तक भाई वो प्रमोट नहीं हो जाते तब तक हम प्रमोट नहीं हो पाएंगे। जब तक वो प्रमोट नहीं हो जाते तब तक हम प्रमोट नहीं हो सकता। आप प्रमोट हो जाओगे, मैं प्रमोट नहीं हो सकता। तो ये एक बिटर ट्रुथ है गवर्नमेंट जॉब्स का। तो पहले तो रैंक लेना है, AEE में अभी सबने का सिलेक्शन लेनी है, पर टॉप मोस्ट सिलेक्शन लेनी है, ताकि मैं फटाफट से मेरी पहले प्रमोशन हो और बाकियों की बाद में प्रमोशन हो। तो पहली चीज ये। तो 2 साल का ये फर्क। फिर जेई से ऊपर की क्या पोस्ट होती है? एई की। एई की पोस्ट मिलने के लिए जेई से, अगर आपका रैंक 248 है, तो आप शायद जेई से एसडीओ एई रिटायर हो जाओ। क्योंकि मेरे से पहले 2013-15 में जो बैचेस आए हैं वो प्रमोट होंगे, फिर मेरा 248 रैंक आएगा। तो इसका मतलब मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं जेई लगाऊं और मैं एई रिटायर हो गया। मतलब 58 ईयर्स में मैं एई रिटायर, और आने आने वाले टाइम में तो 55 की तरफ भी चल रही है। तो अगर मैं एई रिटायर हो गया, ओके, आप भी उसी एडवर्टीजमेंट में लगे हैं, गुड जी। एक स्टूडेंट है जी यहाँ पे भी जो वेबिनार में है, वो अभी उसी के थ्रू लगे हैं। सेकंड, हमारे को A2 एक्सियन बनने में, अगेन अगर मैं डायरेक्टली ए लगाऊं, तो ए मेरे पास बैच के स्टूडेंट है 15 के, 10-11 वाले बैच वाले सारे ए बन एक्सियन बन चुके हैं। ए के ऊपर एक एक्सियन होता है। अभी 15-16 बैच वाले भी ए बनने बाकी हैं।
तो अगर 15 के बैच में कोई लगा और अभी तक एक्सचेंज नहीं बना, मतलब बनने वाले के चांस में होंगे, कुछ टॉप वाले बन गए होंगे, 10 15 20 पिछले वाले रोस्टर में बनने वाले होंगे। तो आप लेके चलिए 8 साल अभी लग चुके हैं उनको एक्सचेंज के लेवल पे आने में, 8 साल लग चुके हैं। और आपको ये पता है सारी मेहनत कौन सी थी? ये सारी मेहनत सिर्फ इस रिटर्न की एग्जाम यही की थी। थी भाई। इसके बाद जो टॉप स्कोर कर गया उस हिसाब से प्रमोशन हो रही, इसके बाद जो टॉप स्कोर कर गया उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन हो रही है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल पॉइंट्स भी होते हैं बट वो इतने मायने नहीं रखते जितनी ये चीज मायने रखती। तो AEE के बेनिफिट, जिंदगी के 22 साल आगे आना, मैंने कई वीडियोस में भी बताया। 22 साल मतलब अगर आपकी एवरेज एज अभी 25 साल है, तो जो आप 47 ईयर्स की एज में बनोगे, एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो आप 47 साल की उम्र में जो पोस्ट मिलेगी आपको, वो आपको 25 साल की उम्र में मिल रही है। तो जो 47 साल की वाली उम्र वाला है वो अगर 11 साल और नौकरी करेगा तो और आगे बढ़ेगा। और आप कितने साल नौकरी करोगे? आप अभी अगर उसके अकॉर्डिंगली 23 साल और नौकरी करोगे तो आप एक्सीएन के बाद कहाँ पे जा सकते हो? सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर पे, एससी पे जा सकते हो। एससी के बाद ऊपर कौन सी पोस्ट होती है? चीफ। क्या चीफ के ऊपर भी कोई पोस्ट होती है? फटाफट से बताइए, चीफ के ऊपर भी कोई पोस्ट है? EIC। कमेंट्स में मेरे तक ही आएंगे कमेंट। अंग्रेश, अंग्रेश जी गुड। आईफोन जी आपका नेम नहीं पता मेरे को। आरिजोली जी गुड। रविंदर जी गुड। चलिए रविंदर जी। नहीं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके ऊपर होती है इंजीनियर इन चीफ। इसके बाद जो पोस्ट होती है वो होती है इंजीनियर इन चीफ। और इंजीनियर इन चीफ के ऊपर भी कोई होता है? इंजीनियर इन चीफ के ऊपर भी कोई होता है? बताइए फटाफट से। इंजीनियर इन चीफ हरियाणा ने बनाई है ये पोस्ट। क्या होता था इंजीनियर इन चीफ में? सब, जो चीफ इंजीनियर बन जाता था उसके नीचे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बार बार लड़ता रहता था, भाई ये रिटायर होगा तो मैं चीफ बनूंगा। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हो पोस्ट कम होती रहती है। पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कम कैसे? आपको डिपार्टमेंट में जेई बहुत ज्यादा दिखेंगे, एसडीओ उससे कम दिखेंगे। अब आपने देखे ना, जेई की वैकेंसी 1200 और एसडीओ की वैकेंसी 70, AEE की वैकेंसी 44। तो उसके ऊपर जो आएगा एससी की वैकेंसी और डिपार्टमेंट कम होता रहेगा, और उससे ऊपर जो टॉप पे चीफ आते हैं कम। तो एससी क्या करते थे? लड़ते थे चीफ के साथ, भाई तू रिटायर हो और मेरी जॉब आए। तो आपस में क्लैशेस बहुत होने लगे। फिर डिपार्टमेंट में जाके कुछ ना कुछ, ये मेरा शायद लाइव भी जा रहा है वेबिनार, बट सभी को पता है अब हम ऑलरेडी सिविल इंजीनियर, तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में घोटाले भी होते रहते हैं। तो एससी क्या करने लगे? एससी वाले क्या करते थे? चीफ की कोई चार्जशीट निकलवा देते थे, भाई ये चीफ ने इस साल में यहाँ पे कोई घोटाला करा, और वहां चार्जशीट होगी और एससी चीफ बन जाता था। तो ये रोकने के लिए और चीजें अच्छी करने के लिए कि भाई अभी और आगे काम देखा जाए, तो इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट बना दी गई हरियाणा में, अब सब जगह लागू होती है वो। तो 3 चीफ इंजीनियर के ऊपर इंजीनियर इन चीफ की एक पोस्ट आ जाती है। कितने लोग चाहते हैं कि वो इंजीनियर इन चीफ रिटायर होए? तो EIC कमेंट करिए, कितने लोग चाहते हैं कि यार नहीं मैं EIC रिटायर होना चाहता हूं? तो EIC कमेंट करिए कि मैं अपनी लाइफ में इंजीनियर इन चीफ। रविंदर जी गुड। ईशान जी, काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, मतलब आप सब चाहते हैं EIC रिटायर होना। तो जो AEE की पोस्ट है वो आपको EIC रिटायर होगे आप डिपार्टमेंट में। और मेहनत कहाँ पे करनी है? मेहनत सिर्फ हमें अभी के लिए करनी है। ये जो इस साल की मेहनत है, कुछ महीनों की मेहनत है, वो आप फॉलो करके
EIC रिटायर हो सकते हो। तो कहते हैं ना, कोरोना ने सारा देश, सारी दुनिया पलट दी। कोरोना ने सारी दुनिया पलट दी। बट अगर आप अपनी दुनिया पलटने चाहते हो तो ये एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करो, तैयारी करो, अब कर सकते हैं। लास्ट आते हैं हम पेपर पैटर्न के ऊपर। भाई क्या पेपर पैटर्न होने वाला है? तो AEE के पहले चलते हैं 2019 वाले पैटर्न में। मैं आपको ये भी बताऊंगा मुझे क्या लगता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो 2019 के पेपर पे चलते हैं। वहां पे पैटर्न क्या था? 50% टेक, नॉन टेक। और इस पेपर के लिए एनवायरमेंट, इंजीनियर, केमिकल, सिविल सारे एलिजिबल हैं। तो जो पेपर आया था पैटर्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट था वो मेरा इकोलॉजिकल था। आप चाहते हैं कि अगले वेबिनार में, या आप चाहते हैं कि मैं YouTube पे सारा पेपर सॉल्व करवाऊं, तो एक बार YT लिखिए कमेंट्स में, मुझे पता लग जाए कितने लोग चाहते हैं पूरा का पूरा पेपर एक YouTube पे सॉल्व करवाया जाए। तो YT लिखिए एक बार कि क्या पेपर आया था। ठीक है जी, मेरे पास ही मैसेज आ रहे हैं तो सभी के YT आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई हम इसके लिए मेरे को नेक्स्ट वीक में YouTube पे आना पड़ेगा। लास्ट में सबके क्वेश्चंस लूंगा विशाल जी। इकोलॉजिकल 50%, नॉन टेक। इकोलॉजिकल सबसे इंपॉर्टेंट था, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। इसका पेपर अभी हमने रखा ही हुआ है हाथ में, मेरे पास यहाँ पड़ा ही है। तो इस पेपर को मैं नेक्स्ट वीक में, ये मेरा प्रॉमिस है। बट मैंने ये सारा पेपर इस टेस्ट सीरीज में डाल दिया है। ये टेस्ट सीरीज है HPSC AEE सिविल की, जो कि नॉर्मली हम 1000 रुपीज की सेल करते हैं। बट आप लोग वेबिनार में आए हो ये वाले स्पेशल, या मेरे को अभी आप यूट्यूब पे कहीं पे लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड, तो आज आज के लिए हम इसको सिर्फ 99 रुपीज में दे रहे हैं। वो भी 99 रुपीज में अकेला एक टेस्ट नहीं है, इसमें जो भी पेपर पैटर्न होगा और ये लाइव अपडेट होती रहेगी टेस्ट सीरीज। पेपर में लाइव अपडेट होती रहेगी टेस्ट सीरीज, जैसे जैसे पेपर का पैटर्न क्लियर होता हुआ आ रहा है। सारे सब्जेक्ट इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होंगे। बट आप लोग, मैं आपको ये सबको दे भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप ये लिंक भी ले सकते हैं, मेरे पास लिंक के मैसेज आ रहे हैं। इस लिंक से आज आज ये एक्सेस कर सकते हो 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए। हाँ जी, पेमेंट लिंक इसी के अंदर है। तो आपको 99 की इसलिए दी जा रही है क्योंकि आज आप सारा काम छोड़ के AEE बनने के सपने से आए हो, कि आपको कुछ नॉलेज मिले यहाँ पे, उसके लिए आए हो। तो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस था, बुक से एक्सपीरियंस था, वो मैं सारा काउंट करके इसी टेस्ट सीरीज में। वैलिडिटी बिल्कुल आरिस जी 1 साल की वैलिडिटी है। पेपर आपका इससे पहले होने वाला है, बट हम 1 साल की इसलिए दे रहे हैं कि पेपर अगर आगे पीछे हुआ तो आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए, और हम साथ साथ इसको अपडेट करते रहे। और इसमें जो डाउट सेशंस होते हैं, हाँ जी, वो भी हमारे इसमें एक ऑप्शन है, क्योंकि वापस 1000 में रिवाइज हो जाएगी। तो पेपर भी अपडेटेड है। करंट अफेयर्स जो सबसे ज्यादा हरियाणा में आजकल नॉन टेक में हमारे को एज अ टेक्निकल स्टूडेंट प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज ऑफ करंट अफेयर। दैट इज ऑफ करंट अफेयर।
एक बार आपका मैसेज शो नहीं हुआ आरिस जी, एक बार आप कर दीजिए। ओके, जस्ट बॉट इट। तो आरिस ने अभी ये बाय भी कर ली है। ठीक है जी, आप बाय कर सकते हैं। इसमें डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें लिया जाएगा। पेपर का लाइव करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें हम इसको कवर अप। तो आप लेना चाहते हैं तो आपके पास लिंक अवेलेबल है, इस लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो था मेरा पहला पैटर्न। मैंने आपको जब से शुरुआत हुई पैटर्न वो बताया भाई, बट आजकल क्या चल रहा है एचपीएससी में, बहुत लोगों ने क्या करा, एचपीएससी को बोलना शुरू कर दिया भाई आप ना तो नंबर बताते हो, ना रिटर्न की हम इतनी मेहनत करते हैं उसके नंबर रखते हो, सीधा इंटरव्यू के नंबर रख देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। तो उसके बाद स्वन का माइक म्यूट कर देता हूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में टोकन नॉट प्रोवाइडेड आ रहा है। आपको मैं के हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं, अगर किसी को टेस्ट सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ क्योंकि टेक्निकल टीम देख लेगी सारे आपके ये क्वेश्चंस। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एचपीएससी में ये दंगा होना शुरू हो गया भाई, आप क्या करते हो रिटर्न के नंबर रख ले, रिटर्न में कोई आपकी जान पहचान का आया तो हमने रख लिया, आप रख लेते होंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया कि नहीं, ऐसा होना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जिसने रिटर्न क्वालिफाई करा तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद उसने कुछ ना कुछ तो मेहनत करी। तो एचपीएससी ने आगे से क्या जवाब दिया, एचपीएससी ने कहा भाई रिटर्न क्वालिफाई करने में कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके सिर्फ 10% नंबर होते हैं, और 10% नंबर होते हैं और वो 10% नंबर में ही वो कर पाते हैं, मतलब वो भी जॉब ले जाते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो उस केस में क्या करा गया, दो रूल बनाए गए और ये लेटेस्ट रूल है, ये लेटेस्ट रूल है। पहला रूल क्या आया कि भाई आपका 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। और ये वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे भी नहीं डाली है, जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस आई हैं हरियाणा की मैंने यूट्यूब पे भी नहीं डाली है। फर्स्ट वेबिनार में मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो ये दो फॉलो करने, ध्यान से समझिएगा। तो पहला स्टेज क्या थी, और ये बहुत आपको हेल्प करेगी पेपर क्वालिफाई करने में और मॉरल बूस्ट करेगी। 100 MCQ क्वेश्चन है, 100 MCQ क्वेश्चन है और इसकी वेटेज 80% कर दी। और इसमें टेक एंड नॉन टेक दोनों ऐड हो गया, टेक एंड नॉन टेक दोनों चीजें ऐड होगी, टेक भी ऐड हुआ नॉन टेक भी। और जब हरियाणा का याद है ना क्या क्वेश्चन था भाई, अगर कोई नालायक बच्चा आ गया मेरे जैसा, मैं कह रहा हूं, जिसने कहा 10% नंबर लेके भी मेरे को अब लगाओ, मैं तो पेपर कर लिया क्वालिफाई, तो उस केस में एक नया रूल बना, इन सब में से आपको पहले पेपर में 25% नंबर लेने जरूरी हैं, 25% मार्क्स लेने जरूरी हैं। तो इसका मतलब 100 में से 25 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अगर आपके 23 मार्क्स भी हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो दोनों रूलिंग्स मानी गई और इसको टेस्ट को क्या कर दिया, रखा अभी भी स्क्रीनिंग ही। भाई इसके नंबर आगे काउंट नहीं होंगे,
बट आपको 25% से ज्यादा नंबर लेने हैं, 25% से ज्यादा नंबर ले लो और इसके अंदर आ जाओ अगले टेस्ट के लिए। और टाइम बिल्कुल स्टैंडर्ड वही दिया, 120 मिनट। बट एक और चीज इसमें जो लेके आए गए वो थी नेगेटिव मार्किंग, इसमें रखी गई। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई पेपर में। और जो सबसे अनोखी बात, और मैं अभी बता रहा हूं आपको, आप में से भी अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे या कोई भी बंदा होगा जो इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये पूरे इंडिया में किसी पेपर में ये रूल लागू नहीं हुआ जो हरियाणा के पेपर में लागू हुआ। दैट इज फिफ्थ ऑप्शन। भाई आपको पेपर में 5 ऑप्शन आएगी, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अलग सी चीज है, बड़ी अनोइंग भी है। 1 2 3 4 ऑप्शन आपने सुने होंगे, पांचवी ऑप्शन है, जैसे इलेक्शंस में होता है नोटा, कोई भी पार्टी को नहीं कर रहे, तो ऐसी अगर आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन को आंसर नहीं देना चाहते या आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आपको पांचवी ऑप्शन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं करा तो आपका नेगेटिव मार्किंग में नंबर जोड़ा जाएगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो बाकी पेपरों में तो क्या होता है, छोड़ दो क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में उसका आंसर आपको ई मार्क करना पड़ेगा। अगर ई ऑप्शन नहीं मार्क करोगे तो भी आपका एक नेगेटिव नंबर माना जाएगा। तो पेपर में ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करा, अब आपको एक एक्सरसाइज और करनी है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, हरियाणा का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, जिसमें ये ई ऑप्शन वाला आ गया है। तो उसमें ई ऑप्शन के लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए देखने के लिए। समझ आया? चारों में से या तो एक अटेम्प्ट करो, अगर नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो ई को अटेम्प्ट करो, अगर नहीं ई को अटेम्प्ट करोगे, सारे खाली छोड़ दोगे, तो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो फिफ्थ ऑप्शन आपको देना ही पड़ेगा। फिर सेकंड पेपर आएगा, सेकंड पेपर सब्जेक्टिव टाइप का आएगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट और है, नंबर ऑफ पोस्ट अगर 44 है तो इंटू 4 176 स्टूडेंट ही सेकंड पेपर के लिए जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ पोस्ट 44 है तो 176 स्टूडेंट ही सेकंड पेपर के लिए जाएंगे। तो इससे मुझे क्या पता लगता है, भाई मेरा पेपर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या बता, मेरा बहुत लॉजिकली मैं बहुत अच्छा हूं और मेरा पेपर 1 नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आपको दिक्कत आएगी। तो सेकंड पेपर में सिर्फ 176 स्टूडेंट जाने वाले हैं, तो पेपर 1 को ध्यान से दीजिएगा। पेपर 2 सब्जेक्टिव, इन्होंने एसएससी जेई का और थोड़ा सा दूसरे पेपर के पैटर्न को फॉलो करते हुए 180 मिनट्स में, मिनट्स में ही बात करता हूं ज्यादा, और 150 मार्क्स का पेपर दे दिया। और इसमें मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी कर दिए। 35% मार्क्स लाने जरूरी कर दिए। तो 35% मार्क्स लाने क्या कर दिए भाई मेरे, जरूरी कर दिए। तो 35% मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो ये सबसे सेकंड पेपर कर दिया। बट इसमें मैंने एक आपको बात बताई थी कि भाई जब वो कोर्ट में गए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई ये चीज तो गलत करी जा रही है कि आप इसके कोई मार्क्स ही नहीं रखते। तो ये स्क्रीनिंग नहीं है जी, इसके 87.5% मार्क्स रिटर्न के, 87.5% मार्क्स रिटर्न के
इन्होंने कंसीडर कर लिए इसमें, मतलब 87% मार्क्स इसी में जो ले गया ले गया। इसके बाद अगर आप इंटरव्यू में कम भी रह गए तो इन्होंने इंटरव्यू सिर्फ बहुत ही कम मार्क्स की छोड़ दी, जो सिर्फ 12.5% है। तो अगर किसी को इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती या वो बहुत डरता है इंटरव्यू फेस करता, तो वैसे तो हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में पूरा करवाते हैं। तो जो भी हमारा कोचिंग चल रही है इसी की, अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो कोचिंग में जो आपका भी प्री वन है इसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। प्री वन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ हैं। एंड में मैं आपको इसी के लास्ट में एक और टिप देने वाला हूँ। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी के रिलेटेड कि हाँ जी इसकी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है जी, पेपर वन की कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल। ऑनलाइन में जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, हमारी ऐप पे हमारी ऐसी बात होगी, प्लस आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। और ऑफलाइन में आप यहाँ पे सेंटर में, मोहाली सेंटर में आके भी क्लासेस लगा सकते हैं। तो इसके लिए बात करने के लिए आप इस नंबर पे अगेन कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स की मेरे से क्वेरी करने की जगह मैं इसी नंबर में हम क्वेरी कर सकते हैं। 12.5% वापस आते हैं, 12.5% इंटरव्यू के मार्क्स। तो मतलब अगर मेरा वीक भी है इंटरव्यू वाला पार्ट, तब भी मैं क्या करूंगा, रिटर्न को अच्छे से कर लूंगा। सेकंड, इंटरव्यू की गाइडेंस भी हम इसी में लेके चल रहे हैं। जब इंटरव्यू की गाइडेंस होएगी तो इंटरव्यू की गाइडेंस भी हम इसी में आपको देंगे। यहीं पे हमारे सेंटर में मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट मतलब मॉक इंटरव्यूज आप कैसे करोगे, पूरा पैनल बैठता है, उसमें से हम हरियाणा के जो पुराने बंदे हैं उनको जोड़ा जाएगा और उनके साथ वो रहेगा। फीस के लिए जी आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके सारी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज इंटरव्यू, जो इसमें फॉलो करा जाता है, जो इसमें फॉलो करा जाता है। प्लस जो लाइव कोचिंग है जी, टेस्ट औसम है, लग रही है आपको लाइव कोचिंग के लिए फीस कितनी होगी जी? लाइव कोचिंग के लिए जो फीस है वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे जाके आपको पूरी बता दी, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों राउंड है हमारे पास। टेस्ट सीरीज आज के लिए आप, मैंने आपको टेस्ट सीरीज का लिंक भेजा है, 99 रुपीज की है। ये रिवाइज होके अगेन 1000 की हो जाएगी। 30+ टेस्ट है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज एनालाइज डिटेल सोल्यूशन। अब मैं आपके क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करूंगा। अब मैं आपके क्वेश्चन, हाँ जी पंकज जी, हो जाएगा जी आपका भी एचपीएससी, अगर आप तैयारी रखोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लिंक आपको व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में भी डाल देंगे। और कुछ हमें फ्री स्टफ भी रखा है आपके लिए, वो फ्री स्टफ भी जितने लोग कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं वो कर लेंगे। अदर स्टेट अलाउड है विशाल जी, आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर करे जाओगे, बट आपके पास हिंदी और संस्कृत होनी जरूरी है। और जो लोग इसको, इसके बाद हम इसको यूट्यूब पे भी देने लगे हैं वेबिनार को सेम, तो जिनके यूट्यूब के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो नीचे कमेंट में, यूट्यूब वाली वीडियो के नीचे, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मनिंदर जी फर्स्ट स्लाइड दोबारा दस दीजिए जी। स्लाइड्स इथों स्टार्ट हुई हैं सीखियां, यहाँ से स्लाइड स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको पूरी जर्नी बताई है जी, पहले कैसे पेपर आते थे, कब क्या होता था, क्या वेटेज रहती थी। आप इसको यूट्यूब वाले में देख लीजिए।
डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट कल तक, सॉरी अगले वीक तक आ जाएगी। तो अगले वीक तक मैं एक, अगर आप चाहते हो कि एक और वेबिनार रखा जाए जब पूरा डिटेल सिलेबस आ जाए, तो आप मेरे को एक बार लिख दीजिए कि नेक्स्ट वेबिनार NW लिख दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद भी एक वेबिनार हो जिसमें मैं डिटेल बताऊं, तो आप NW कमेंट कर दीजिए, तो मुझे आइडिया हो जाएगा मुझे उसके लिए आपके साथ कुछ शेड्यूलिंग करनी है। ईशान जी का क्वेश्चन, आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करी जब आपके एग्जाम क्लियर थे? जी मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी PWD की। PWD में मैंने थोड़ा टाइम काम करा, तो थोड़ा सा आपने एक क्वेश्चन पूछा था वो भी बता देता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगनी ही, मेरे फादर मदर भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर है, तो एक अम्बिशन होता है कि बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट कर ली। आई वॉज द यंगेस्ट वन, और मैंने बहुत स्ट्रगल नहीं करा लाइफ में। मैं आपको बताऊं तो मैं, जैसे मेरी बीटेक थापर यूनिवर्सिटी से, मैं जिस दिन पास आउट हुआ उसके अगले दिन मेरे पास ऑफर लेटर थी गवर्नमेंट जॉब की भी, और एक MNC है सीमेंस, आपने सुना होगा, काफी बड़ी, उसमें एक हायर लेवल के पैकेज की। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थी, गवर्नमेंट जॉब और एक सीमेंस का हायर एंड पैकेज MNC का। तो आपको पता ही है कि दोनों में सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है। तो मैंने सरकारी नौकरी, जब मैंने ज्वाइन करी, मैं अपने बैच में सबसे यंगेस्ट था, यंगेस्ट ऑफिसर था। तो मुझे देख के लोग रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे कई बार, कि उस टाइम पे जब लोग लगते थे थोड़े एज्ड होते थे। तो फिर मुझे 5-6 महीने बाद लगा, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे कोचिंग करनी या गाइडेंस लेनी स्टार्ट करी, तो वहां पे तब कोई इतनी एकेडमीज नहीं होती थी, और हमें आपस में थापर में हमारा एक ग्रुप होता था, तो आपस में फ्रेंड्स ट्राई करते थे, बट किसी को गाइडेंस नहीं होती, जो कहता था कि हाँ यार ये कर लो, ये कर लेते थे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा जब मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी कि यार ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है, हमें इतनी प्रॉब्लम आई है कि यार क्या करें, कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि आपको पता है ना, गुप्ता एंड आर एग्योर का एग्जाम्पल दिया था, दोनों के दोनों बेस्ट बुक्स हैं और दोनों के आंसर अलग अलग है। समझ ही नहीं आता कौन सी बुक को फॉलो करें। तो मैंने कहा नहीं, कुछ बच्चों को हमने पढ़ाना स्टार्ट करा साथ साथ एज अ जॉब। तो उसमें काफी स्टूडेंट्स आए, और वो मेरा फर्स्ट बैच था अराउंड 20 स्टूडेंट्स का, उसमें से 18 सेलेक्ट हो गए। तो मुझे लगा कि कुछ मैं इन चीजों में अच्छा हूँ, शायद मेरे लिए ये चीज ज्यादा बेटर है कि मैं अगर हेल्प करूँ स्टूडेंट्स की, उनको गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। जो परिवार के लोग या रिश्तेदार कहते रहे सबसे नालायक है, वही कहने लग गया यार इनसे अच्छा लड़का तो कोई निकला नहीं। तो परसेप्शन चेंज हो जाती है लोगों की, जैसी आप चीजें बदलते हो परसेप्शन चेंज हो जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो लकीली इनफ कि मेरा एक गेट का पेपर क्वालिफाई हो गया, वैसे मैं गेट 5 बार क्वालिफाई हूँ, बट मेरे को स्कॉलरशिप लग गई। तो मैंने कहा थोड़ा ब्रेक लेते हैं गवर्नमेंट जॉब से, मैंने लीव लेके डाला और मैंने मास्टर स्टार्ट कर दी, और मेरी स्कॉलरशिप पे मास्टर थी, तो मेरे को घर से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। तो वो स्टार्ट हुई, साथ साथ मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट था, स्टूडेंट्स को बनाने में इंटरेस्ट था, बात करने में, और लोग जब सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे अच्छा लगता था कि यार जैसे मैंने एकदम इतनी कम उम्र में लाइमलाइट देखी है, तो अगर कोई और देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा, और फिर मुझे जब लगा एमटेक क्लास तक आते आते कि नहीं यार अब गवर्नमेंट जॉब नहीं, अब यही करते हैं, तो मेरे उस टाइम तक ये हरियाणा वगैरह सारे, फिर भी मैंने पेपर्स दिए, मुझे क्वालिफाई होते रहे, मेरा PU में रैंक 1 था, चीजें मैंने करी। तो मैं सिर्फ पेपर देखने जाता था, मुझे पता था कि यार कि अब क्या पैटर्न आने वाला है, कि क्या चेंज हो रहा है। तो उसी के ऊपर मैंने जब ये बुक्स लिखनी स्टार्ट करी, तो उसी एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने सारी बुक्स लिखी। अभी मैं इसके AEE के ऊपर भी एक बुक निकालूंगा। मैं पेपर पैटर्न के ऊपर वेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बुक आएगी। तो ये मेरी एक सारी जर्नी है जिससे मैंने स्टार्ट कर, अभी तक आपको अगर कोई पहली बार मेरे से मिल रहा है, वैसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता होगा या नहीं, तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार, JNK, दिल्ली, जिसमें हमारा स्टूडेंट ना सिलेक्ट हो। तो हर साल हम एक पार्टी रखते हैं, बड़े ग्रैंड सेरेमनी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो सिलेक्ट होता है, और सिलेक्ट होने के बाद फिर हम एक सबको एक अवार्ड सेरेमनी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगली बार आप उस अवार्ड सेरेमनी में आओ। कितने लोग मुझे उस अवार्ड सेरेमनी में मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, मी लिखिए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप, और कमेंट में मी डालिएगा जो इसको देख रहे हैं, कि अगले साल मुझे अवार्ड सेरेमनी में मिलेंगे। ठीक है जी,
बिल्कुल, जितने तैयार हैं तो फटाफट से मी डालिए कि मेरे को वहां मिलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी, जैसे मैंने करे पेपर, लोग पेपर कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लास्ट में समराइज करूंगा, बट मैं कल का एक लाइव इंसिडेंट बताता हूँ आपको। पीपीएससी, परसों का इंसिडेंट, पीपीएससी की फोर्थ काउंसलिंग थी। पीपीएससी ने जेई का पेपर निकाला, कुणाल जी, मैं पीपीएससी के ऊपर ही आ गया लास्ट। जेई का पेपर, तो एक मेरे को स्टूडेंट की कॉल आई कि मुझे काउंसलिंग में बुलाया गया है, मुझे काउंसलिंग में बुलाया गया है, मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं जॉब कर रहा हूं और मैं अपनी जॉब पे आ चुका हूं। मैं अपनी जॉब पे, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को भी ट्राई करूंगा नेक्स्ट वेबिनार में लेकर आऊं। तो जैसे उसने कॉल करी और उसने कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरी फोर्थ काउंसलिंग है और मेरा फोर्थ में लास्ट में नंबर है, और मैं अपनी जॉब में आ चुका हूँ, और मेरी जॉब और जहां पे काउंसलिंग है उसके बीच में 1.5 आवर का डिफरेंस है, और मेरे पास 1.5 आवर ही बचे हैं। मुझे 12 बजे बुलाया गया है, और मेरे को 10:20 पे कॉल आई उसकी कि मैं जाऊं ना जाऊं, और मुझे लग नहीं रहा मेरा होगा। मेरी गट फीलिंग, पता नहीं मैंने क्या कहा, मैंने सीधा कहा उसको, नहीं तू जा। वो कन्विंस नहीं हो रहा था। मैंने कहा चल कोई ना, तू मेरे कहने पे जा, नहीं होगा कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक दिन की सैलरी कट जाएगी, तू मेरे से ले लियो। वो गया, और मैंने फोन कट करते ही वैसे ही बोला, मेरे साथ फ्रेंड था, मैंने कहा यार किस्मत का पता नहीं होता कि कब क्या लक लग जाए, वैसे ही बोला मैंने रैंडमली। और शाम को उसकी कॉल आई, मैं कहा चलो वो बताएगा कि यार अब नहीं हुआ। मैंने कॉल पिक करी, नॉर्मल था, मैं भी कॉल पिक करी, उसने मेरे को बोला सर मेरी सिलेक्शन होगी। और मेरे यहाँ पे गूज बम्प्स आने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा है, सिलेक्शन होगी? कह रहे सर थैंक यू, अगर आप ना बोलते तो मैं ना जाता। और मेरे को डिपार्टमेंट मिल गया सीवरेज बोर्ड में। ट्राई करूंगा नेक्स्ट वेबिनार या उस नेक्स्ट वेबिनार में उसको एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर लेकर आऊंगा आपके आगे लाइव एग्जांपल। और उस बंदे की एज पता है कितनी है? कोई गेस कर सकता है एज कितनी होगी उस बंदे की? कोई मेरे को फटाफट से एक कमेंट करके बताइए, गेस करिए उस बंदे की एज कितनी होगी, कितना यंग होगा वो? एनी आइडिया? 22, 23? ग्रेट। उस बंदे की एज 37 ईयर थी। अगर उसको ये जॉब ना मिलती तो अगली जॉब के लिए वो एलिजिबल नहीं था, अगली जॉब के लिए वो एलिजिबल नहीं था। तो उससे मुझे एक लर्निंग मिली। विशाल अरोड़ा जी, मैं भी नहीं गया काउंसलिंग में, मैं भी काफी पीछे था, रैंक जाना चाहिए था। हाँ जी मेरे भाई, आपको जाना चाहिए था। मेरे को अगर कॉल कर लेते, मैं आपको चाहे कैब भेज देता, पर मैं आपको भेजता जरूर। उसको कल लास्ट सीट मिली है, परसों, मैं नेम नहीं डिस्क्लोज करूंगा उसको, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद आपके यहीं पे लेकर आऊंगा। 37 ईयर, और किसी और जॉब के लिए एलिजिबल नहीं था। तो उससे मुझे एक लर्निंग मिली लाइफ की। क्या मिली? किस्मत पे बिलीव करना चाहिए। किस्मत पे बिलीव करना चाहिए, यस या नो? किस्मत के सहारे छोड़ना चाहिए सब? जो भी लगता है आपको, मेरे को एक लर्निंग मिली उससे, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा स्टूडेंट को। नहीं करना चाहिए, जो भी आपको परसेप्शन लगती है। विशाल जी, आज चले जाइए डिपार्टमेंट, शायद फिफ्थ काउंसलिंग में पार्शियली। मुझे एक लर्निंग मिली, जो मेरी लर्निंग, देखो सबकी लर्निंग अलग अलग होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, किस्मत में मुझे ऐसा लगा, भाई किस्मत उसका साथ देती है जो कुछ स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क करता है। अगर वो ना जाता वहां पे, तो किस्मत भी क्या कर लेती। तो मुझे एक लेसन मिला यार, अगर आप अपना स्मार्ट वर्क, मैं हार्ड वर्क के थोड़ी फेवर में नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, स्मार्ट वर्क अपना करते रहो, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगी। किस्मत उसी का साथ देगी जो स्मार्ट वर्क करेगा, किस्मत वैसे कुछ नहीं होती। स्मार्ट वर्क कर रहे थे तो किस्मत ने साथ दे दिया, तो हमने बोल दिया किस्मत अच्छी थी। वो किस्मत अच्छी नहीं थी, वो स्मार्ट वर्क का रोल था, उससे किस्मत अच्छी हुई। तो ये मेरा लास्ट वो था आपका। फेथ रखिए, पॉजिटिव रहिए, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इस नंबर पे आप कॉल करके
सारी चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। विशाल जी बात करना चाहते हैं, अभी इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो ये था आज हरियाणा का वेबिनार। पंजाब के लिए पंजाब वाले में बात करेंगे। नहीं प्रतीक जी, सिमिलर नहीं होगा, एचपीएससी और पीपीएससी एडब्ल्यू का सिलेबस में डिफरेंस है। यही, थैंक यू सो मच। माय नेम इज निपुण सयाल। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एडुस्फेयर सोशल मीडियाज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।